नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। देव इंडिया लाइव में मैं देव मदान आप सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली देहात की समस्या को लेकर आज दिल्ली देहात से उम्मीदों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है कैलाश साकला जी के पास। कैलाश साकला जी के पास पहुंचकर किया उन्होंने पगड़ी बांधकर कैलाश साकला जी का सम्मान, और कैलाश साकला जी ने माला पहनाकर उनका भी किया अभिनंदन। जानते हैं क्या समस्या लेकर पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल और माननीय कैलाश साकला जी ने क्या दिया आश्वासन। भाई ये केवल मेरे हाथ में ना है, ये सबका योगदान है इनका। मैं डाल रहा हूँ। शिक्षा विभाग में माननीय कैलाश साकला जी के तत्वाधान में 20 सूत्रीय कार्य द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि के मालिकाना हक के लिए आज इस पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं कैलाश साकला जी के बारे में बताना चाहते हैं कि हम सर्वप्रथम बार नंद किशोर जी, मंगतराम पहलवान जी, बाबू स्वरूप सिंह जी, प्रीत जी और समस्त जितने गांव हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में लगते थे, माननीय कैलाश साकला जी से मुलाकात की। प्रथम बार मैंने एक दृष्टया में देखा कि अगर बाबा साहब के बाद अगर कोई दूसरे व्यक्ति हैं तो वो कैलाश साकला जी हैं, क्योंकि बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जमीन के बारे में जो कैलाश साकला जी का योगदान बताया वो बहुत थोड़ा है। सच्चाई क्या है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गया था एक किस्म से। जब वो फेंसिंग करने आए, जो आदमी की तारबंदी हो जाती है ना, उस तारबंदी को कोई नहीं उठा सकता, और वो भी डीडी की तारबंदी, और डीडी की तारबंदी को उन्होंने रुकवाया। आज मादीप में हमारे लोकप्रिय नेता कैलाश साकला जी के कार्यालय पे दिल्ली देहात के लोग जो उपस्थित हुए हैं, मैं उन सब का यहाँ इतनी भारी संख्या में आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कैलाश जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। काम तो हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम पे चल रहे हैं, लेकिन हम एक सूत्रीय कार्यक्रम पे काम करते हैं। हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक सूत्रीय कार्यक्रम ये है, ये जमीन हमसे जानी नहीं चाहिए। और कैलाश साकला जी ने हमारे को विश्वास दिलाया था कि मैं इस जमीन को जाने नहीं दूंगा, और दोबारा धन्यवाद करता हूं मैं। और इसी बीच में डॉक्टर जयकुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा, वो अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर जयकुमार जी। पहले तो मैं जितने भी हमारे आदरणीय में हमारे कैलाश साकला जी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज हमारे को सबको एकत्रित किया। दिल्ली देहात के जिम्मेदार लोग आज इस पंचायत में आए हैं और बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे लिए दिन प्रतिदिन एक साल से मैं रेगुलर देख रहा हूं कि भाई साहब ने जितना कार्य 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर दिल्ली देहात में आवाज पहुंचाई है सरकार तक के, तो ऐसा काम किसी ने आज तक हमारे लिए नहीं किया। कैलाश साकला जी दलित, शोषित और गरीब के मसीहा है। वो हिम्मत करके इनके दरबार में आएगा ना, वो खाली नहीं जाएगा। इसलिए वो हिम्मत करके नहीं आएगा तो परेशान रहेगा। ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये गरीबों के लिए था, और हमारे के पास कोई मजबूत आदमी या मजबूत कोई मंत्री और हमारे हक की बात कह के और अड़के खड़ा हो जाए, इनका काम करना पड़ेगा, तब एलजी फैसला करेगा। अब बात फैसले पर की है, कहानियां चल रही थी अब तक, और फैसला एलजी के यहां से होगा। और मैंने पहले भी कई बार साकला जी से यही निवेदन किया है कि एलजी से मीटिंग कराओ, और उसकी मुहिम चल रही है। और मैं फिर दोबारा साकला जी को मैं तो यही निवेदन करूंगा जी, एलजी से जाके हमारी एक बार मीटिंग कराओ। उनको हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात हो ना हो कि भाई सच्चाई क्या है इस मसले में। तो साकला जी से मैं निवेदन करूंगा कि साकला जी हमें मार्गदर्शन बताएं और आगे का हमें ये बताएं कि हमें क्या करना है। साकला जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मेरे सभी 20 पॉइंट जो प्रोग्राम हैं
उसके लिए उसके तहत जो मिली हमें भूमि और उसका मालिकाना हक के लिए निरंतर लगातार प्रयास करते रहे। ऐसे मेरी सारी ये जो मूर्तियां बैठी हैं, स्वरूप सिंह जी, राधे श्याम जी, नंदकिशोर जी, हमारे प्रीत जी, अशोक जी, हमारे पहलवान जी, मैं तो सबसे पहले हमारा डॉक्टर बहुत अभी ओजस्वी अपने विचार रखे डॉक्टर साहब ने भी, मेरी मातृशक्ति, आए हुए सभी मेरे सीनियर्स जो लगातार पूरी दिल्ली देहात से आए हैं, मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं। मैं भी दिल्ली देहात का ही बच्चा हूं और हम लोग हमेशा अपने लोगों के लिए संघर्ष करना, ये बाबा साहब ने हमें सिखाया है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, हम किसी दूसरे का हक नहीं छीन रहे। 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार की एक योजना थी। उस योजना के तहत हमें 1 एकड़ जमीन जो भूमि जो किसान अभी भी जो हमारे जोत रहे हैं, जैसा कि अभी अशोक जी बता रहे थे कि अगर प्रीत जी बता रहे थे कि दादा के नाम वो अलॉट थी और पोता आज वो पालन पोषण कर रहे हैं। और मैंने स्वयं जब डीडीए का मेंबर बना तो सारे देहात के अंदर जा के समझा कि ये मुद्दा क्या है और जमीनी हकीकत क्या है। वो मुझे वहां जाके पता लगा। मेरी मातृशक्ति, मेरे बच्चे वहां मैंने खेतों में देखा कि वो बो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है, साफ सुथरा रख रहे हैं अपने खेत को, किसी पे ना कब्जा करते ना उस पर कोई कब्जा कर रखा, सारे किसान वहाँ उसमें खेती कर रहे हैं। तो ये जब मैं डीडीए का मेंबर बना तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का काम था कि मैंने सबसे आते ही पूछा राजेश गहलोत जी का, जब मैं, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जब डिप्टी मेयर बना तो मैंने डीएमसी एक्ट को पढ़ा, मेरे बेटे को साथ बिठाया और पूरा विजन समझा कि भाई डीएमसी एक्ट क्या है, बाबा साहब को क्यों आज पूरा देश मानता है, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, समझदार थे। और हमारे जो लोग हैं वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते। ये कभी बहुत भारी गलती है। जो दूसरी बिरादरी के लोग ये सोचते हैं कि हमारे लोग तो यार उनको समझ ही नहीं है, वो डरते हैं। डरते नहीं, वो ये देखते हैं कि हमारे में पहले से ही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि यार ये आरक्षण से आए हुए हैं तो ये पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो ये संविधान के मुताबिक काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो बाबा साहब का अनुयायी है वो संविधान के अनुसार काम करता है। तो मैंने सबसे पहले, ये मेरे गुरु ने भी सिखाया है कि कोई भी काम करे तो सोच समझ के करना चाहिए। संवैधानिक रूप से कोई भी काम करो, संविधान को सामने रख के, नियमों को सामने रख के वो काम करना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है। अगर आप अटक के कोई काम कर रहे हो और आगे कोई ना कोई रोड आ जाए तो फिर कहो यार ये क्या हुआ। तो इसलिए कोई भी काम करना हो तो हमेशा उसको नियमों से और समझ से और कानून से करना चाहिए। तो मैंने जब डीडीए का मेंबर बना और जब चार्ज संभालते ही मैंने राजेश गहलोत जी को फ़ोन किया। मैंने जब पहले तो कॉरपोरेशन में बताया आपको, कॉरपोरेशन में मैं डिप्टी मेयर बना तो संविधान पूरा डीएमसी एक्ट को पढ़ के उसके मुताबिक काम किया, मैं आपको जो बता रहा था। और मैंने 22 अपने, ये विजय मेरा सहायक खड़ा हुआ है, 22 पॉइंट मैंने बनाए कि मैंने 5 साल में क्या करना है। 22 पॉइंट बनाए और आपको खुशी होगी कि जो भारत दर्शन पार्क इस पॉइंट में नहीं था, ये अलग से एक लेके आया। और मैंने अपने एरिया में 250 करोड़ रुपए के काम कराए और मेयर का भी इतना काम नहीं हुआ जो डिप्टी मेयर ने करा दिया। 250 करोड़, कोई सड़क नहीं छोड़ी, कोई पार्क ऐसा नहीं छोड़ा, कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा। 3 पार्किंग लेके आया मैं, जो कि कॉर्पोरेशन के बाद आप बात करोगे ना आज तो कहेंगे हमारे दौड़े तो भाई 25 लाख से ज़्यादा बजट आया नहीं अभी तक। और हमने कितना कराया, 250 करोड़ रुपए का काम। और 100 करोड़ की ये पार्किंग अब लेके आए यहाँ की, ये रखी, ये डीडीए से लेके आया। शमशान घाट है, पंजाब बाग, या जितने बड़े बड़े काम हैं। एक कॉरपोरेशन का साधारण सा मेंबर, आपका बच्चा, यहाँ पंजाब बाग में ये सीट रिजर्व हुई, मुझे यहाँ से टिकट मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ
कि मेरे को बिना आरक्षण डिप्टी मेयर बनाया, कोई आरक्षण नहीं था। फिर मुझे 2 बार चेयरमैन बनाया, 29 वार्ड होते हैं पूरे नजफगढ़ तक, उसका मुझे चेयरमैन 2 बार बनाया, और बिना आरक्षण के डीडीए में अनुसूचित जाति वर्ग का पहला आदमी डीडीए का मेंबर बना आज तक के इतिहास में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, हमारी पार्टी का, जो मुझे ये पगड़ी जैसे आपने पहनाई है। आप तो मेरे अपने हो, तो मैं तो आपका बच्चा हूँ, तो आप तो मुझे अपना सम्मान, हमेशा आपका आशीर्वाद रहता ही है, अपनी समाज के लोगों का तो हमेशा ही रहता है, और इसी वजह से चल रहे हैं हम। भाई ये समाज की वजह से ही तो भारतीय जनता पार्टी हमें काम देती है। उनको पता भी इसके पीछे इतना समाज है, इतने लोग हैं, ये अनुसूचित जाति वर्ग का इतना लाखों आदमी है, तभी तो मुझे सम्मान मिलता है। तो मैं अपने लोगों का ध्यान नहीं रखूंगा, ये बताओ आप। तो आज जो ये पगड़ी आपने मेरे सिर पे रखी है, मैं ये संकल्प लेता हूँ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कसम खा करके बोलता हूँ कि मैं आपके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इस काम को करके दूंगा। ये जो अधिकार है, ये जैसा स्वरूप सिंह जी ने बताया, संवैधानिक रूप से मैंने पूरी स्टडी करी इस केस की और पूरा समझा, और मेरे मन में तड़फ थी जब मैं बना, क्योंकि आपको आज बताना चाहता हूं, जब डिप्टी मेयर बना तो पहला लेटर अगर मैंने वहां सीट पे बैठते ही लिखा, तो मैं लिखा कि जितने भी आरक्षण जो लागू है, जो खाली सीटें हैं, ये भरी जाए। तो मैं निगम के अंदर बैठते पहले चिट्ठी, मैं कसम से बता रहा हूं, ये पहली चिट्ठी मैंने कमिश्नर को लिखी कि जितनी पोस्ट हो, चाहे डीसी की हो, चाहे एसी की हो, चाहे नीचे कर्मचारी हो, सब अनुसूचित जाति की जितनी सीटें हैं वो भरी जाएं। ये पहला लेटर मैंने लिखा बैठते ही। और मैंने डीडीए के अंदर बाबा साहब का चित्र, इसको पूछ लिए बैठा है, किसी ने चित्र नहीं लगा रखा, मेरे कार्यालय में बाबा साहब का चित्र मिलेगा आपको, मिलेगा, लगवाया मैंने ऐसे ही अपने यहाँ लगवाया सिविक सेंटर में, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो ध्यान आता है बाबा साहब, अरे भाई इनके काम को पूरे करना है, जो अधूरा पड़ा है, जो मिशन है। अपने समाज के कर्मचारी भी सारे आते थे, मंत्री और मंत्री जी जब आए तो हमारे जितने डीडीए की यूनियन थी बटी हुई थी अलग अलग, जैसे हमारे वाले भी है ना, आपस में इधर कोई उधर खड़ा है, उधर, अरे मैं भाई सारे बुलाए मैंने। कोई कमिश्नर से झगड़ा आपस में, मैं कमिश्नर बनूंगा, डायरेक्टर है कोई, मैं भाई तो वो लड़ाई लड़ती रही हो कोर्ट में, तुम एक मंच पे तो आओ। मैंने सारे कमिश्नर, आईएएस और जितने अधिकारी है, इसको पता है, सारे बुला के, और मंत्री जी को यहाँ बुलाया। और मंत्री जी को आप तो आए नहीं थे, लेकिन मैंने वो प्रस्ताव आपका यही पास करवा दिया। मंत्री जी को बोला, मैं कहा ये भूमिहीन है ना जी, जितने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के वो जो रह गए उनको भी दो, और जिनको दे दिया उनको मालिकाना हक दो। ये पूछो इससे पहले, सबसे पहले मंत्री से यहाँ कराया। ये अभी 4 दिन पहले वीरेंद्र तोमर, तो मेरे मन में तड़प थी कि भाई मैं यहाँ ये काम कराऊं। मेरे ध्यान में था कि यार ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मैं फौजी निगम पार्षद बन रहा है, अब बना था पीछे, अब तो हट गया वो उसी में है। 125 गज की तो मेरे को कहता रहता था यार सांकला जी, वो वर्मा जी के टाइम में जब मैं वर्मा जी के साथ रहता था, तो वर्मा जी के साथ उनके साथ रहते थे, तो उस समय वो बात आती थी कि यार इनको मालिकाना हक दिलाओ। तो मेरे कान में वो बात आप लोग के भी पहुंचते होंगे वहाँ वर्मा जी के पास, जब पुरानी बात थी मेरे ध्यान में थी। तो मैंने यार ये पॉइंट एक रह गया है, इसका क्या हुआ। तो मैंने फौजी से पूछा, हाँ भाई मालिकाना मिल गया? नो ना भाई। मैं कितने का है प्लाट तेरा? कहता है तो 1 करोड़ का, लेकिन अभी इस यही राजपार्क में जहाँ वो एमएलए रहता है जय किशन, वो भी उसी में रहता है। और छोटो मैं देख रहा हूँ, मैं क्या हमारे यहाँ पालम में भी वो विधायक साहब भी वहीं रहते हैं, लेकिन मालिकाना हक कोई मतलब नहीं है उनको, ना कभी कोशिश करी उन्होंने। विधायक काउंसलर वहीं रह रहे हैं, रामपुर चौक के है। हमारा ये जिला अध्यक्ष था ना अभी, ये भी यहीं रह रहा है बकरवाड़े में, वो भी उसी जगह में। तो मैंने देखा कि यार ये क्या ड्रामा है, चकबंदी दोबारा करा रहे हैं क्योंकि उनकी पावर है। ग्राम सभा की लैंड पे, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सज्जन कुमार जी ने कम से कम कई एकड़ जमीन इनकी अपनी है, वो रेगुलाइज करा ली एलजी से करा के, ऑर्डर करा के। तो मेरे ध्यान में आया, मैं यार राजेश गहलोत ने एक बार ये मुद्दा उठाया था। मैंने राजेश गहलोत को फोन किया, मैं भाई राम राम। मैं कहा यार मैं कल आना चाहता हूँ आपके पास। कहता क्या बात थी? मैं कहा ऐसे ऐसे ये मुद्दा है। कहता कैलाश तू अमर हो जाएगा, ये वर्ड थे उसके, कि भाई अगर ये काम तू कर देगा ना
तो जय जयकार हो जाएगी, समझ ले। मैं कहा यार मुझे जय जयकार नहीं करानी, मैंने उनकी जय जयकार करनी है जो बेचारे इतने सालों से लग रहे हैं। मैं कहा ये क्यों नहीं करा, ये काम है किसका। फिर सारा स्वरूप सिंह जी से मिलना, अब मैंने पहले प्रीत को फ़ोन किया, ये आए, फिर इनसे सारा वो मूवमेंट समझा, फिर रख के हमने वो, मेरे को सारी चीज़ें पता लगा कि ये फाइल यहाँ है। फिर मैंने परवेज जी से बात करी तो वो डायरेक्टर इसको सुखवीर जी ने बताया कि भाई हमने मीटिंग करी थी एलजी के साथ, तो वो डायरेक्टर पंचायत से होके वो फाइल दिल्ली सरकार से होके डीडीए को जाने वाली है। मैंने फिर अपने डीडीए में धक्के खाए, फिर वहाँ उनसे बात करी, कहता भाई ये आ गई है हमारे पास। तो फिर मैंने वीसी से बात करी, इनसे बात नहीं करी उस समय, मैंने वो पहले पता तो लगाए है किसके पास। वो कहा ये एलएम के पास है, लैंड मैनेजमेंट के हमारा ही कमिश्नर था। फिर उससे बात करी, हाँ जी हमारे पास आ गई। फिर विकास, हाँ सर ये अपना प्रमोद है जो डायरेक्टर है, फिर उससे बात करी जिनका, मैंने उसको प्रमोद को बुलाया अपने ऑफिस में, सारी उसकी, कहता हाँ जी इतनी ज़मीन है, ये हमारे पास आ गई है। मैं कहा तुम्हारी क्या प्लानिंग है। कहती सबसे पहले तो हम कब्जा करेंगे। वो कब्जा शुरू कर दिया उन्होंने। वो कब्जा जब शुरू किया तो हमें क्या पता वो मारे भी कर देंगे कब्जा। वो बाद में मैंने कहा भी कर लो कब्जा, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई, ज़मीन जब तुम्हारी दिल्ली सरकार से आई अपने पास तो ये फेंसिंग तो करेंगे। तो वो मुझे उस समय बात नहीं पता लगी कि भाई ये फेंसिंग मारे वाले प्लाट पे भी कर देंगे। फिर बाद में, उसके बाद में फिर मैंने एक प्रस्ताव बनाया। वो स्वरूप सिंह जी ने जैसा मेरे को बोला बैठ के कि भाई ये अपनी जो पहली मीटिंग मेरी हुई याद है, हमने पहली मीटिंग में ही उस एजेंडे में हमारा प्रस्ताव रख दिया कि हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम में जिनको जमीन मिली थी उन सबको मालिकाना हक दिया जाए। ये जैसे विधानसभा में इन्होंने कहा कि प्रस्ताव पास करके वो भेज दिया, वैसे ये विधानसभा है डीडीए की अथॉरिटी, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। यहाँ किसी का रूल नहीं चलता, सिर्फ अथॉरिटी का रूल चलता है डीडीए में। तो डीडीए में हमारी ग्राम सभा की जमीन आ गई, अब तो और कोई मालिक नहीं है ना, डीडीए मालिक है। तो डीडीए की अथॉरिटी सबसे बड़ी है, अथॉरिटी विधानसभा होती है एक तरह की उनकी। उस अथॉरिटी का आपके बच्चे ने, और जैसा हमारी टीम ने कहा, हमने वो बना करके वो प्रस्ताव पास कर दिया, वो चले गया। अब उसके बाद में जब प्रस्ताव पास हो गया, होने के बाद में उनके यहाँ वीसी के यहाँ फिर हम गए, हमने पूरे दस्तावेज उनको पकड़ा दिए कि भाई हमारे पास कितने हजार थे, वो 2-2.5 हजार आए थे। हमने बहुत फ़ोन किए, मैं भैया अपने वो कागज़ दे दो हमें। हमारे पास 2-2.5 हजार जितने आए, अब अपना पता ही है सुबह सिंह जी को, उन्होंने टाइप करके, विजय ने बड़ी मेहनत करी, लिस्ट बना के सारी, और वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे हमने, उन्होंने वीसी ने कहा कि अलग अलग बना दो जी हमारे डिवीजनल के हिसाब से। मैं जी डिवीजन से बनाए थे, हमने डिवीजन के हिसाब से भी सेट बना के दिए कि नजफगढ़ डिवीजन में ये है, बवाना में ये है, नरेला में ये है, अलीपुर में ये है, वो सारी सेट बना करके हमने वहाँ वीसी को दे दिए। वीसी के यहाँ फिर एक मीटिंग कराई दोबारा, ध्यान है जी। उसमें डिविजनल कमिश्नर के यहाँ मैडम आई, एडिशनल कमिश्नर थी वो, उन्होंने कहा ठीक है जी हम सबको लेटर भेज देंगे। ये फैसला भी करा दिया कि भाई सारे जो केस चल रहे हैं उन केसों को आप जल्दी से जल्दी एक जगह वो हमारे को भिजवाओ, जो कितने केस हैं, क्योंकि पास तो जब ही होगा ना जी जब पता लगे कि कितने हमारी, अब ये जैसे 7,500 7200 बता रहे थे आप, कितने 7200, लेकिन हमारे पास तो 2,500 हैं सिर्फ जो अभी आए। अब क्या इंडिविजुअल सब ने डाल रखे हैं, तो कम से कम उसके रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास कि भी इतनी यूनिट है हमारी। अच्छा इतनी यूनिट जब तक नहीं आएंगी, जब तक कैसे उनको रेगुलाइज करेंगे, है ना ये दिक्कत। अब जो जुडिशल केस चल रहा है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, उसको भी हम रेगुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा था यार एक एप्लीकेशन सब दे दो, चाहे आपका कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन एक एप्लीकेशन दे दो जी मेरा फलानी जगह ये केस चल रहा है, ये मैं मालिक हूँ इसका। तो वो हमारे पास नहीं आए, जिसके कारण से हम केवल 2 या 2.5 हजार ही जमा करा पाए। एक तो वो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक वो दोबारा एक एप्लीकेशन लिख के वीसी के नाम, ठीक है ना जी, जैसे पहले सिस्टम बनाया था वो दोबारा चालू करें, यही कार्यालय रहेगा, विजय यहाँ रहता है, आप मेरा नाम नहीं लिखे, वीसी डीडीए के नाम एक लिख करके मैं इस ग्राम सभा का मालिक हूँ, पट्टाधारी हूँ, मुझे मालिकाना हक दिया जाए। कुछ नहीं लिखना उसमें, क्योंकि ये फाइल वीसी से ही जाएगी जो अब गई हुई है, दोबारा भी वीसी मालिक है। चेयरमैन एलजी साहब होते हैं, जैसे नंद किशोर ने बोला कि एलजी
एलजी काम नहीं करता, एलजी के पास तो और बहुत काम है। तो ये डीडीए का जो काम है वाइस चेयरमैन करते हैं। इसके नाम एक एप्लीकेशन एक तो आप सब लोग लिखकर यहाँ भेज दें। दूसरा मेरा निवेदन है कि हमें ये कसम उठानी है सबने कि हमने राजनीति से दूर रहना है। राजनीति अपने काम में नहीं करनी है, तुरंत टोकना है। आप सीनियर बैठे हो, मेरे भी कान पकड़ सकते हो आप, अगर मैं जरा सी भी कोई गलती करूं तो। क्योंकि जब तक जिस परिवार में गार्जियन नहीं होंगे, सीनियर नहीं होंगे, वो परिवार नहीं चलता। जो आंदोलन है, आंदोलन के अंदर अगर आप मिशन से भटकोगे तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप नेता जब बनोगे, जब ये इन सब का लाखों लोगों का काम करवा दोगे, तब हमारे सब ये नेता है, इनके चुनाव में सब लोग मदद करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि राजनीति को हटाना। कोई राजनीति नहीं, घर में कोई राजनीति नहीं चलती, बहुत दिन हो गए हैं। और किसी नेता के चक्कर में पड़ना नहीं। लीडर कौन होगा? हमारा अपना। कौन होगा? हमारा अपना, जो हमारा अपना है। हम लेंगे सबको साथ, लेकिन नेतागिरी का लीडरशिप कौन करेगा? हमारा आदमी करेगा। क्योंकि उसमें बुरा मत मानना, मतलब जिसे कहते हैं ना जलन अंदर से। बाबा साहब का सारा जीवन देखा ना आपने, क्या रहा? तड़फ रही। एक पल भी मैं मेरा खराब ना हो जाए, एक पल भी उन्होंने अपने जीवन का ऐश आराम में या किसी खुश में उसमें नहीं बिताया। उन्होंने हमेशा यही सोचते रहे कि यार और अच्छा क्या करना जाए, और क्या दिया जाए, और अधिकार क्या दिए जाए। ये परेशान आदमी है। ऐसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस आंदोलन में हमें बहुत सजगता रखनी है। संघर्ष, जो बाबा साहब ने हमेशा बोला है कि जिस आंदोलन में, जिस समाज में संघर्ष क्षमता कम हो जाएगी, वो तरक्की नहीं कर सकता। अभी हम कुछ भी नहीं है। 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, 40 साल पहले इन लोगों ने जो संघर्ष करके वो जो प्रॉपर्टी बनाई थी, हम उसको ही आगे अपना नहीं बना पा रहे, सुरक्षित नहीं हो। आगे तो क्या मिला आपको? आगे तो कुछ मिला नहीं। अगर कोई पढ़े लिखे, कुछ हमारे बच्चे आगे निकल गए हैं, है ना, वो बाबा साहब की वजह से है, संविधान में इसलिए, या हमारे लोगों ने, परिवार ने, माता बहनों ने हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी कर दी तो वहां तक पहुंच गए। कुछ अपने शहर में आ गए इसलिए हो गया। आप लोग तो थोड़ा दिल्ली देहात से, मैं तो राजस्थान से आया हुआ हूँ। मैं तो अपने माता पिता को यही बोलता था, तुम्हारा यही बहुत एहसान है कि तुम दिल्ली आ गए। मैं तो उनको यही कहता था कि भाई आप दिल्ली आ गए तो यही बहुत बड़ा एहसान है आपका। नांगलों में हम गाँव में ही वहीं के निवासी हैं और वहीं से अपने दिल्ली देहात की राजनीति करी। हम वर्मा जी के साथ रहे, खुराना जी के साथ रहे, धीरे धीरे सारे यहाँ राजनीति में आगे और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि दिल्ली में पहला एक आदमी ऐसा है जिसको 5 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली हो, 5 बार, और 6ठी बार निगम पार्षद बना, और 6ठी बार में डिप्टी मेयर, 2 बार चेयरमैन, फिर डीडीए का मेंबर। मतलब हर बार हर साल मुझे पद रहा कोई ना कोई, और मांगा नहीं कभी। तो ये है कि ये सब निर्धारित होता है, ईश्वर का दिया हुआ है, ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। क्योंकि अपने को तो जो दायित्व मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसको निष्ठा के साथ निभाने का काम मेरा रहता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरा पिछला इतिहास ये है कि मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री रहा। हिसार के अंदर ध्यान होगा, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची थी, वहाँ उसको जला दिया गया। वहाँ उन दलितों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ बहुत अन्याय अत्याचार किया, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। 200-250 परिवार दिल्ली में आए, उनको फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी मेरे अध्यक्ष थे, पूरे 13 विधायक MP थे। मैंने ये सारा आवाज़ उठाई और वाल्मीकि समाज का जो मंदिर है हमारा, वहाँ हमने 1 महीने तक टेंट लगाया, उनको खाने पीने की व्यवस्था सब भारतीय जनता पार्टी से करवाई और हम सब लोग वहीं रहते थे। सारे 250 परिवार वहाँ रहे और मैं यहाँ से पार्लियामेंट कमेटी बनाई, वहाँ उसकी विजिट कराया मानव अधिकार आयोग के अंदर, वहाँ पिटीशन लगाई और उनको सजा दिलाई। जो सजा दिलाई वो हमने दिलाई है उनको, जो दबंग थे वहाँ के और जो ये कह रहे थे कि भाई हम यहाँ, और आखिर में
मुख्यमंत्री आया और नाक रगड़ी और उनको लेके गया, और हमने मना भी करी। मुख्यमंत्री आया, खुद मुख्यमंत्री आया वहां और उनको नाक रगड़ के वापसी ले गया कि मैं रखूंगा तुम्हारे को। और फिर उनको वहां सबको हमने कहा भाई यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि बहिष्कार कर दिया था कि सफाई का काम किसी के घरों में नहीं करेंगे, वहां के जो दबंग हैं उन लोगों ने। फिर हमने कहा ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं रहेंगे, यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेंगे, इनको चंडीगढ़ या आसपास कहीं भी जगह दो रहने के लिए, और उनको वहां जगह दिलाई। हमारे को घेर लिया गया, मेरे साथ 13 सांसद थे और हम लोगों को वहां घेर लिया गया। जब मैंने एसपी को फोन किया, वहां के एमपीओ ने सबने किया, तब जाके हम बाहर निकले। 200-250 पुलिस आई, इतनी बदमाशी मैं देख के हैरान रह गया। वहां गांव के अंदर लोग कैसे रहते हैं, अपने चारों तरफ घेर करके, और वो पूरा का पूरा जो हमारा दलित बस्ती थी वो जला दी। एक बेचारी हमारी वहां बुजुर्ग थे और एक बच्ची थी दिव्यांग, उसको जला के मार दिया। ये हालात हमारे हैं, हमारे लोगों के, इसलिए हमें समझना चाहिए। और जैसा अभी हमारे सब लोगों ने कहा कि हम सबको इकट्ठा रहना पहले तो, और कोई राजनीति नहीं हमारे टोकेगा, एक दूसरे में तुरंत टोक दो। आप बवाना में पूछो, इन्होंने पंचायत करी, हमारे लोग लड़ रहे हैं वहां, क्या मैसेज जाएगा भाई, क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे पंचायत के बाद में लड़ लेना यार, बाहर जाके वहां क्यों माहौल खराब कर रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हें लड्डू खिलाने हम आए, तुम्हारे लिए जो है ना अच्छा काम करने के लिए आए हैं, फिर तुम लड़ क्यों रहे हो? पूछा जाए तो उनसे है। तो उसमें क्या है, कुछ लोग एंटी सोशल होते हैं जिनका काम क्या है, ये लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और बेचता कौन है? दूसरे लोग, जो बाद में इनको पता भी लगा कि कुछ लोग यार हमें क्यों नहीं बुलाया भाई। अरे भाई कैलाश सांगला को कोई जरूरत थोड़ी थी, कैलाश सांगला तो खुद गया उठ के वहाँ। मैंने तो नहीं कहा था कि भाई तुम मेरे लिए यहाँ हो, मैं तो खुद तुम्हारे लिए गया हूँ वहाँ। मैं तो आपके मूवमेंट को चालना देने के लिए, जैसे इन्होंने बताया वो मूवमेंट खत्म हो गया था, तो फिर उस मूवमेंट के अंदर हमने चिंगारी जली और उसको ज्वाला बना करके और उस लड़ाई को लड़ी और सिरे पर पहुंचा दिया। अब तो काम होने वाला, अब क्या रह गया? अब तो हमारा प्रयास है इकट्ठे होके, अब किसी का कोई काम नहीं है। हमारे वीसी से फाइल करवा के मैं खुद हरदीप पुरी जी से मिलके आया, आदेश गुप्ता जी को लेके गया और ये बोला कि इसमें लाखों लोगों का फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और इसलिए तुम इसको उस भाषा में भी समझाया कि इसको अपने घोषणा करो कि इन सबको मालिकाना हक हम देंगे। ये हरदीप पुरी को बोल के आया मैं, और हरदीप पुरी जी ने हमें कहा भी, कमिटमेंट भी की कि भाई हम ये जो अभी अनऑथराइज कॉलोनी वाला काम हो जाए, फिर उसके बाद में हम, मैं तो कॉर्पोरेशन के चुनाव से पहले कराना चक्कर में था कि भाई ये सारे वोट इनको मिल जाए बीजेपी के। मैं तो इस काम में लगा हुआ था कि कॉर्पोरेशन से पहले मैनिफेस्टो में दे दिया हमने, पता आपको, मैनिफेस्टो में भी दिलवा दिया मैंने कि हम भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो सारे जो 20% जो पॉइंट है, जो 20 पॉइंट प्रोग्राम को मालिकाना हक देगी, ये हमारे उसमें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में करा दिया। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब केवल इतना है कि बीच में एक साल जो दिक्कत आई वो ये आ गई कि डिविजनल कमिश्नर से जो मैडम आई थी, उन्होंने कहा था कि हम ये सारी की सारी फाइल भेज देंगे, अलग अलग वहाँ चल रहे हैं, जुडिशियल केस चल रहे हैं, पेटिशन चल रही हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे। अंत तक वो फिर संजीव खेरवाल भी चले गए। उसके बाद में संजीव खेरवाल जी मेरे मित्र थे, मैंने उनको बोला भी कि भाई ये काम बहुत ज़रूरी है। 2 बार मैं उनके पास भी गया, उन्होंने ऑर्डर भी किए, लेकिन धीरे धीरे कहीं एसडीएम बदल गए, कहीं कोई डीएम बदल गए, ये कारण थोड़ा सा रुका रहा। तो हम सबको एक तो कमेटी बनानी है। मेरा निवेदन है कि जैसे हमने पहले एक कमेटी बनाई थी, तो अपने को एक 31 लोगों की, 51 लोगों की एक कमेटी बनाओ। कोर ग्रुप तो एक 10-11 लोगों का हमारा रहे ही, ये तुरंत अभी बनानी है आज ही। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, तुरंत हम दोनों तरह से हम आगे रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करेंगे, और ये क्योंकि हमारा जितना ये काम है इसमें आपकी सहभागिता भी चाहिए। कहीं जरूरत पड़ेगी आपको 2-4-5 हज़ार आदमी इकट्ठा करना है, कोई 15 जनपद पे कोई कार्यक्रम करना है, तो एक 15 जनपद पे कार्यक्रम मैं आपको प्रस्तावित दे रहा हूँ कि एक कार्यक्रम हमें वहाँ भी करना चाहिए। अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो स्थल है उसमें सभागार है,
1000-1500 आदमी, हम कोई दिक्कत नहीं, क्यों जी, आराम से। तो एक कार्यक्रम वहाँ करें और उसके अंदर आधे इनको भी बुलाएं, वीरेंद्र सचदेवा जी को, प्रवेश जी को बुला लें, हंसराज हंस जी को बुला लें, क्यों बुलाना तो पड़ेगा, हमारा MP है, ठीक है जी। तो ऐसे इनको बुला करके और वहाँ हमारे इस आंदोलन में हम कहेंगे LG साहब के पास चल के इस प्रस्ताव को जो गया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव, हम उसको भी बुला लेंगे, अपनी सहरावत को भी, कमलजीत जी को भी, क्योंकि वो भी हमारी महामंत्री भी है, योगेंद्र चंदोलिया वो बुला लूँगा, मैं कह दूँगा उसको। और ऐसे करके ये पूरा मूवमेंट, एक तो 15 तारीख का, एक तो हम कमेटी बना लें अपनी, ठीक है जी, और एक हम किसी तरह से भी कोई चंदा नहीं लेंगे, पहली बात तो ये ध्यान से रखो। हम अगर कोई काम करेंगे, अगर आपका पैसा लेंगे तो आपसे, अगर हम लेंगे तो आपको हिसाब देंगे सारा, कि भाई हमने ये कार्यक्रम करा और इस कार्यक्रम में ये बुकिंग के लिए पैसा खर्च किया, ये हमने, क्योंकि मांगने नहीं पैसे किसी से, हम आपस में ही करेंगे कंट्रीब्यूशन, किसी और से हम नहीं लेंगे, चाहे हम 11 रुपये लें, चाहे 100 रुपये लें, चाहे 11,000 लें, चाहे मतलब आपसे लेंगे अपने लोगों से, और हमारी कमेटी करेगी। ये कमेटी का काम रहेगा केवल इतना कि भाई ये तो बुकिंग के लिए करना, उसके बाद में ये पोस्टर खर्च करें, ये होल्डिंग लगाएंगे, तो होल्डिंग अपनी अपनी अलग बवाना वाले ये देखेंगे, ये लगा देंगे, इधर नजर बढ़ के ये लगा देंगे। तो एक कार्यक्रम हमें तुरंत करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ देहात में करने से मैंने देखा कोई लाभ नहीं होगा, हमें करना चाहिए नई दिल्ली में, प्रेस भी बुलाएंगे और उसके साथ इनके पास भी मैसेज जाए, क्योंकि ये गूंगे बहरे हैं, इनको जब तक आप सुनाओगे नहीं, जब तक काम चलेगा नहीं। और उसमें DDA के भी सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा, कमिश्नर भी, और अपने ये भी जो उनके कान में जो ये कहीं ये फेंसिंग कर रहे हैं ना, ये फेंसिंग, नीरज भारती को बुला लूंगा, है ना, ये IAS भी बुला लेंगे 5-7-10 उसमें, ठीक है जी। उनको कहेंगे तुम मंच में मत बैठना भाई, सामने तो बैठ जाओ, अरे हमारी बात तो सुनो, तुम फेंसिंग कैसे कर रहे हो, ये समझ में नहीं आए। जमीन हमारी, हमारे नाम ग्राम सभा का पट्टा हमारे पास, तुम्हारा क्या अधिकार है फेंसिंग करने का। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको घोषणा करता हूं, हमारी जमीन पे कोई फेंसिंग नहीं होने देंगे, बोर्ड फाड़ देंगे हम, और कुछ भी करना पड़े टेंट लगा कर मैं बैठूंगा वहीं, आप चिंता ना करो। पहली बात तो हमारी जमीन पे इनका क्या हक है, कोई लेना नहीं देना नहीं, अभी बिल्कुल बताया स्वरूप सिंह जी ने, संवैधानिक पहलू बताया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बताया, और ग्राम सभा की जो जमीन है, चाहे हमें लीज पे दी हुई हो, लेकिन वो जमीन हमारी है, दूसरे की नहीं है। और संवैधानिक रूप जो ग्राम सभा का जो स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, वो ये है कि ये जमीन जो भूमिहीन है उन्हीं की रहेगी। आप ठीक है, कोई हॉस्पिटल बना सकते हो, कोई स्कूल बना सकते हो, कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई अपना कोई गौशाला दे सकते हो, लेकिन तुम गरीबों की, भूमिहीन लोगों की जमीन नहीं छीन सकते, क्योंकि वो आपके पास पट्टा है, संवैधानिक है ये। और इनका क्या लेना देना, ये SDM हेयरिंग कर रहे हैं जी, अरे किसी की हेयरिंग कर रहे हो तुम, क्या लेना देना तुम्हारा, क्या दिखा रहे हो, अरे पट्टा हमारे नाम है, तुम हेयरिंग किसी की कर रहे हो। आप LG साहब के हाथ देख लो, जितने भी LG साहब ने ऑर्डर किए, चकबंदी करी, और जितने भी ये जो सरकारी जमीन पे बैठे थे, गोबर डालते थे, उनको तो मालिकाना दे दिया। और तुम, मैंने यही बोला VC को, अरे भाई तुम्हारा क्या हक है, VC चुप बैठा, चुपता नहीं बताओ, मैंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें तुम्हारा क्या हक है। ग्राम सभा ने अगर डायरेक्टर पंचायत ने जमीन तुम्हारे को दे दी, तो तुम उसको सिर्फ अपनी फेंसिंग तो करोगे, बाहर फेंसिंग करने का क्या मतलब है, हमारी जमीन पे क्या मतलब है। तो क्योंकि पट्टे पे बोने के लिए दे रखी है, हाँ इसमें कंस्ट्रक्शन कोई करता है, कोई मकान बनाता है, कोई कब्जा करता है, वो तो गलत है भाई। जब वो जमीन तुम्हारी है तो तुम्हारी है, उसमें इनका क्या लेना देना। ये चौधरी बन रहे हैं बीच में, लाओ जी हेयरिंग करते हैं, अरे किस चीज की हेयरिंग कर रहे हो, किस चीज की हेयरिंग कर रहे हो, बता दो क्या मतलब है हेयरिंग का करने का। इसलिए भारत सरकार एक गजट नोटिफिकेशन करेगी, और वो सीधा सीधा समझा दिया है। जैसे यहाँ तुमने जो अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का काम किया है, हर दिन पूरी गजट नोटिफिकेशन कर देगा एक, कि भाई ये जमीन सारी की सारी रेगुलाइज है, बात खत्म करे, और कुछ ना है, कोई मतलब नहीं है। और ये काम हमने कराना है, और इस काम के लिए सबसे पहले हमारी एक कमेटी बन जाए, और कमेटी बनने के बाद में आप चिंता ना करो, मैं जहाँ भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा है,
और दूसरी तरफ बाबा साहब का झंडा मेरे हाथ में, वो एजेंडा है। वो एजेंडा तो हम हमेशा सबसे पहले रखते हैं। झंडा इधर है और एजेंडा एक हाथ में है। तो वो एजेंडा हमारा ये है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम के सारे जितने हमारे डिमांड्स हैं वो सारी की सारी पास होंगी, और जो रह गए थे उनको भी दिलाएंगे। अभी ये चक्कर नहीं है, अभी तो एक पहले इनका काम हो जाए। अभी 20 पॉइंट में जो रह गए थे उनके भी लिस्ट आ गई मेरे पास। बहुत आदमी आगे इकट्ठे हो गए कि हम रह गए। मैं तुम चिंता ना करो, जो अभी प्रधानमंत्री जो योजना है, कौन सी आवास योजना, उस आवास योजना में ऐसे 10-15 हजार और आगे मेरे पास, उनको भी दिलाऊंगा, क्योंकि उसमें वही तो हैं। अरे जो आदमी प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए है? जो भूमिहीन है, जिनको जगह नहीं मिली, तो उनको दिलाएंगे। तो ये काम जो यहाँ झुग्गी झोंपड़ी पे कब्जा करके उनको दे रहे हो तुम। अरे जो बेचारे जिनकी जो खाली बैठे हैं, जिनको 50 साल से बेचारे जिनके पास जगह नहीं है, कोई एक दादा था पोते के, तो 100 आदमी हो गए, उनको कौन देगा? तो ये भी दूसरी लड़ाई ये है। तो आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है और जो आशीर्वाद दिया है, उस पर कभी भी मैं किसी तरह से भी उसको गिरने नहीं दूंगा। आपके स्वाभिमान को और आपके विश्वास को मैं हमेशा अपने दिल के साथ और अपने सिर के जो आपने मेरे को दी है जिम्मेदारी, इसको निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।